नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पतंजलि योग सूत्र सीरीज को अध्ययन कर रहे हैं और आज उसका तीसरा सेशन। पिछले दो सेशन में हमने बात की थी कि योग शब्द के दो अर्थ होते हैं, योग मेलने और युजरे इति समाधि ही। तो पहले अर्थ ये होता है कि मनुष्य या जीवात्मा खुद को ईश्वर से, जीव ईश्वर से एक हो जाए, मिल जाए, इसको भी योग कहते हैं। और दूसरे अर्थ में हमने ये देखा कि हर वो साधना जो हमें समाधि की स्थिति में ले जाए उसे भी योग कहते हैं। ये हमने पहले सेशन में बात की कि योग के दो अर्थ होते हैं, जीव को ईश्वर से मिलाना और दूसरे अर्थ में हर वो साधना जो हमें समाधि की ओर ले जाए। फिर इस समाधि की ओर जाने के लिए या इस योग के स्थापना के लिए बहुत अलग अलग आयाम हमने चर्चा किए, जिसको हमने मंत्र योग, यंत्र योग, हठ योग, नाद योग, राज योग, अष्टांगिक योग, लय योग, क्रिया योग, इन सभी अलग अलग माध्यम के से कैसे जीव ईश्वर से मिल सकता है, हमने उस पे चर्चा की कि कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हमने इन सब चीजों पर चर्चा की थी। आज यहां से हम आगे बात शुरू करेंगे। पतंजलि योग सूत्र में तीसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक बात की कि योग क्या है, भगवान पतंजलि के बारे में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। अब आगे की शुरुआत करते हैं। योग, हालांकि इसका कंपाइलेशन योग सूत्र का भले बाद में हुआ हो, किंतु योग भारत की सनातन परंपरा में सनातन समय से रहा है। यहां तक कि इंडस वैली, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी टेराकोटा के आसन की मूर्तियों को पाया गया है खनन में, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व पुरानी प्रतीत होती है। तो उस जमाने से भी योग भारत के निवासियों की दिनचर्या में था। संभवतः योग के प्रथम उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में पाया जाता है, जिसमें योगात्मा शब्द का उल्लेख आता है, योग क्षेम शब्द का उल्लेख आता है, कठोपनिषद में भी योग का उल्लेख आता है आध्यात्म योग के नाम से। रथ परिकल्पना जो कठोपनिषद में है उसमें भी योग का उल्लेख आता है। श्वेताश्वर उपनिषद में, मैत्री उपनिषद में व अन्य उपनिषदों में भी लय योग, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग का उल्लेख आता है। श्रीमद् भगवद गीता में, महाभारत के शांति पर्व में भगवान कृष्ण बड़े विस्तार से इस योग शब्द का इलॉबरेशन भी करते हैं, जिसमें मूल रूप से कर्मयोग, उपासना योग और तीसरा ज्ञान योग पर चर्चा की जाती है। अब यहां से ये योग हुआ। अब अगला शब्द है सूत्रम, पतंजलि योग सूत्रम। पतंजलि भगवान के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, योग के बारे में हमने एक ब्रीफ चर्चा की है और आज हम सूत्रम के बारे में बात करेंगे। सूत्र शब्द मतलब हुआ अफोरिज्म्स, धागा, थ्रेड, उसको सूत्र कहते हैं, जिसमें आप मोतियों को पिरो लें। सूत्र शब्द का अर्थ यह है ऐसा जो बहुत कम में बहुत ज्यादा चीजों को पिरो दे, ऐसा धागा। पद्म पुराण में सूत्र की 6 क्वालिटीज का उल्लेख आता है। किसी भी चीज को, कोई किसी भी इलॉबरेशन को, एफोरिज्म को आप सूत्र कब कहेंगे? जब उसमें 6 क्वालिटीज होंगी। पहला, अल्प अक्षरम। अल्प अक्षरम मतलब कम से कम शब्दों में वो बात कही गई हो। तो जब अभी हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ना शुरू करेंगे, आप देखेंगे बिल्कुल न्यून शब्दों में बात की जाएगी, बहुत कम शब्द होंगे। इसीलिए सूत्र के बारे में कहा भी जाता है, सूत्र को पढ़ने में 1 मिनट लगता है, उसी सूत्र को समझने में कई बार 1 साल लगता है और उसको जीवन में अपनाने में पूरा जीवन लग जाता है। अल्प अक्षरम, न्यूनतम शब्दों में। ये बिल्कुल ऐसा होगा E = mc²।
उसकी कोई थ्योरी नहीं है, अब आप खुद उसको एलॉबरेट करते रहे। दैट इज कॉल्ड पहला अल्प अक्षरम। दूसरा सूत्र की क्वालिटी होती है असन्निधम। ये बिल्कुल स्पष्ट होता है, बियॉन्ड डाउट्स। जो शब्द वहां होंगे बस वही शब्द वहां हो सकते थे, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, नो डाउट्स। अभी जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको इसकी हर क्वालिटी का रिफ्लेक्शन डिस्कशंस में मिलेगा। तीसरा सारवत। सूत्र वो होता है जो सारवत हो, बड़ा गहन गूढ़ गंभीर बात कह दे कम से कम शब्दों में, बस उसी को सूत्र कहेंगे। सार बता जाए, वो बहुत इलॉबरेशन नहीं। इस मायने में सूत्र भगवत गीता से कठिन प्रतीत होंगे आपको, क्योंकि ये बहुत न्यूनतम शब्दों में, भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण इतने दयालु प्रतीत होते हैं कि बहुत बार एक ही बात को समझाने का प्रयास करते हैं मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, पर सूत्र में आपको वो कंपैशन नहीं प्रतीत होगा। वो एक बात बोलेंगे और फिर उस बात को रिपीट नहीं करेंगे, वो उसी समय समझ लिया तो समझ लिया, नहीं तो फिर वो बात छूट भी सकती है। चौथी क्वालिटी विश्वतो मुखम, जो सारे विश्व में लागू हो सके, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सारी दुनिया में एप्लीकेबल होता है, कोई भी देश जगह हो। इट रिफ्लेक्ट्स टू ऑल सब एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, हर जगह लागू होगा। भारत हो, अमेरिका हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं ये हर जगह लागू होगा। धर्मों के परे, संप्रदायों के परे ये लागू होगा, वही सूत्र है। पांचवा अस्तोभम, कंटिन्यूअस, एक तारतम्य आपको मिलेगा, विदाउट ग्लोरिफिकेशन, और अतिशोक्ति कहीं नहीं मिलेगी। तारतम्य में सारी बातें मिलेंगी आपको, आप एक लिंक महसूस कर पाएंगे सारी बातों में, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अस्तोभम सूत्र। छठी क्वालिटी सूत्र की होती है अनुवद्यम, इसके कोई एक्सेप्शंस नहीं है, फॉल्टलेस है, नो डिफेक्ट्स। जो कहा है बस वही कहना चाहते थे, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई, इसमें कोई गलती या कमी नहीं होगी। बहुत विचार करके जो लिखा गया वही सूत्र है। ये 6 क्वालिटी सूत्र की होंगी। अल्पक्षरम असन्निधम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनुवद्यम च सूत्रम सूत्रा विदो विदुहु। पद्म पुराण इस बात को कहती है। अब हमने जाना सूत्र क्या होते हैं। अब इसके आगे हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे। तो जो अध्ययन होगा, ये इसमें चैप्टर्स कौन से हैं, थोड़ा सा अब हम इस पे चर्चा करेंगे। पतंजलि योग सूत्र, ये पूरा ग्रंथ जो है, जो शास्त्र है, ये 4 अध्यायों में विभाजित है। अध्याय 1 का शीर्षक है समाधिपाद, अध्याय 2 का शीर्षक है साधनापाद, अध्याय 3 का शीर्षक है विभूतिपाद, और अध्याय 4 का शीर्षक है कैवल्यपाद। अध्याय 1, 2 और 3 योग को समाधि की परिभाषा में परिभाषित करते हैं। हमने पहले कह चुके हैं कि योग की 2 परिभाषा है। एक, योग का अर्थ समाधि भी है, मन को, चित्त को शांत करना योग है, और दूसरा, जीव का ईश्वर से मिलना भी योग है। साधन का भी नाम योग है और साध्य का भी नाम योग है। जीव का ईश्वर से मिलना साध्य है और मन को बिल्कुल स्थिर शांत कर पाना साधन है। तो शुरू के तीनों अध्याय केवल साधन पर चर्चा करेंगे, समाधि पर चर्चा करेंगे, और अंतिम अध्याय जो चौथा है वो योग को जीव और ईश्वर के मेल के रूप में परिभाषित करता है, इसलिए उसका नाम कैवल्यपाद है। कैवल्य का मतलब निर्वाण, मोक्ष। अब इन चारों अध्यायों के विषय क्या होंगे। पहला अध्याय जो समाधिपाद है, इसमें हम समाधि के भेद जानेंगे, समाधि कितने प्रकार की होती है। यह बताएगा कि मोक्ष की प्राप्ति का अंतिम द्वार जो समाधि है वो कितने प्रकार की होती है। समाधि का विश्लेषण होगा इसमें टोटल 51 श्लोक होंगे, 51, 51।
दूसरा अध्याय जो है साधना पाद, साधना शब्द से ही स्पष्ट है, उस समाधि तक पहुंचने का साधन क्या है, किस तरह से वहां तक पहुंचेंगे। लक्ष्य पहले ही बता दिया गया है, अंतिम द्वार समाधि पहले अध्याय में ही है। याद कीजिए भगवत गीता शुरू होते ही दूसरे अध्याय में पूरा गीता सार दे दिया। भारतीय सनातन शास्त्रों की एक क्वालिटी है कि ये लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहते। भगवान कृष्ण ने गीता में अध्याय 2 में पूरा गीता सार दे दिया। उनके कहने का तात्पर्य यह है अगर किसी को समझ में आ जाए तो यहीं से लौट जाए, बाकी अध्यायों की जरूरत ही नहीं, और न समझ में आए तो पूरा अध्याय 18 तक पढ़ ले। सिमिलरली समाधि जो अंतिम द्वार है उसको सबसे पहले चैप्टर में रखा गया है, सबसे टफ चीज सबसे पहले। फिर दूसरा अध्याय है साधना, पहुंचेंगे कैसे उस समाधि तक, इसके विषय में योग के बहिरंग पे बात होगी। बहिरंग मींस एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा। क्रिया योग पे बात होगी, क्लेश पे बात होगी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इन सब पे चर्चा इसी अध्याय में होती है। दूसरा अध्याय क्रिया योग पे चर्चा होगी, ये सब इसी में चर्चा की जाती है। 55 श्लोक हैं दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय का नाम है विभूतिपाद। इसमें योग के अंतरंग एस्पेक्ट्स पे चर्चा होगी। योग से विभूतियां क्या क्या प्राप्त होंगी, मतलब इस साधना को जब आप करते हैं समाधि की तरफ जाने के लिए तो उसके फल क्या क्या होंगे, आप क्या क्या आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएंगे जब आप इस साधना को करेंगे। समाधि तो अंतिम द्वार है, मोक्ष या कैवल्य लक्ष्य है जो अंतिम द्वार से गुजर के हम पाएंगे, पर इस यात्रा से हमें क्या मिलेगा वो तीसरे अध्याय में है विभूतिपाद। साधना का फल क्या होगा, इसी में हम धारणा ध्यान और समाधि पर चर्चा करेंगे। यही योग के अंतरंग हैं। सघन मनोविज्ञान में उतर के इस पे चर्चा होगी, अक्रिया योग पे चर्चा होगी। 55 श्लोक इसमें तीसरे अध्याय। चौथा अध्याय जिसको कैवल्य पाद कहा जाता है, अंतिम अध्याय। कैवल्य मतलब मोक्ष, चारों पुरुषार्थ का अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम लक्ष्य हमारे होने का। तो समाधिस्थ कैवल्य का वर्णन होगा कि जब आप सघन समाधि में होते हैं तो कैसे आप कैवल्य को पाते हैं। ये लक्ष्य पे चर्चा, ये द्वार की बात नहीं है, लक्ष्य की बात है। मुक्ति पर चर्चा होगी और मोक्ष पे चर्चा होगी। इसमें 34 श्लोक हैं और टोटल 195 श्लोक हम इस तरह से इस महान ग्रंथ के पढ़ना आज शुरू करेंगे। सो हमने ये भी समझा आज कि किस रूप में हम इनको पढ़ेंगे और कौन से 4 अध्याय हैं और किस तरह से हम उस पे आगे बढ़ेंगे। अंतिम बात, इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, आज प्रस्तावना थोड़ी सघन है, महत्वपूर्ण भी है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि हम अध्ययन शुरू कैसे करें, तो भगवान बुद्ध ने जो उत्तर दिया था वो उत्तर हम आप लोगों तक लेके आते हैं। किसी भी सूत्र का, किसी भी सघन ज्ञान का अध्ययन किस तरह से किया जाना चाहिए, तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया 4 रिलायंसेस, 4 आधार होते हैं जिन आधार से आप किसी भी अध्ययन में अच्छा कार्य कर सकते हैं। पहला भगवान बुद्ध ने कहा रिलाय ऑन द मैसेज ऑफ द टीचर नॉट हिज पर्सनालिटी। बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो भी आपको पढ़ा रहा है टीचर, वो जो ग्रंथ से पढ़ा रहा है उस पर निर्भर होइए, ना कि उन क्वालिटीज को टीचर के व्यक्तित्व में ढूंढने का प्रयास कीजिए। रिलाय ऑन द मैसेज नॉट ऑन द मैसेंजर। तो आपका फोकस मैसेज पे होना चाहिए, मैसेंजर पे नहीं, मैसेंजर के व्यक्तित्व पे नहीं। जाति न पूछो स्वादु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो भगवान बुद्ध ने बोला है बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम ये देखें कि हम उस मैसेज तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट रिलायंस, रिलाय ऑन द मीनिंग नॉट जस्ट ऑन द वर्ड्स।
किसी भी क्लास के लिए बहुत जरूरी है। आप यहां पढ़ें, यूनिवर्सिटी में कुछ भी पढ़ रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी मीनिंग पे ध्यान दीजिए, शब्दों पे नहीं। शब्द की सीमाएं होती है, पर उसका अर्थ कहीं गूढ़ होता है। तो अर्थ को पकड़िए, शब्द को नहीं। शब्द भ्रामक होते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। तब तक प्रश्न पूछिए जब तक आप उस सही अर्थ तक ना पहुंचे। ठीक। तीसरा, रिलाई ऑन द रियल मीनिंग, नॉट द प्रोविजनल मीनिंग। हर चीज के अब आपको दो अर्थ मिलेंगे। एक तो रोजमर्रा के जीवन में भी उपयोगी होगा, और एक उसका सघन गहन आध्यात्मिक अर्थ भी होगा। सो ये दोनों ही चीजें, जैसे आध्यात्म रामायण है, रामायण में जो प्रभु राम है वही आध्यात्म रामायण में अंतरात्मा है। रामायण में जो माता सीता है वो आध्यात्म रामायण में मन है। रामायण में जो हनुमान जी हैं वो आध्यात्म रामायण में प्राणायाम है, वायुपुत्र है। तो जब मन व्यथित होता है, मन जो रामायण में स्वर्ण मृग है वो आध्यात्म रामायण में भौतिकता है। जब मन अंतरात्मा की तरफ न देखकर भौतिकता की तरफ देखने लगता है, स्वर्ण मृग को देखने लगता है, तो मन हर लिया जाता है। फिर मन रावण की लंका में चला जाता है, परेशान होता है। फिर वायुपुत्र हनुमान जी प्राणायाम करा के मन को शांत करते हैं, और मन फिर से अंतर्मुखी होकर आत्मा रूपी राम की तरफ देखता है, और तब मन शांत होता है। और वही वाटिका जो शोक वाटिका होती है, अशोक वाटिका। तो हर चीज के दो अर्थ हैं। एक तो कहानी है, आप उसको भी सुने समझें, पर उससे परे भी जाएं। प्रोविजनल मीनिंग से महत्वपूर्ण है कि हम रियल मीनिंग पर जाएं। शब्दों के भी रियल मीनिंग और पूरी कंसेप्ट का भी रियल मीनिंग पे जाएं। चौथा, रिलाई ऑन योर विजडम माइंड, नॉट ऑन योर ऑर्डिनरी जजमेंटल माइंड। अपने इंट्यूशन, इंट्यूटिव विजडम माइंड पे भरोसा कीजिए, जजमेंटल माइंड पे नहीं। हम यहां फॉल्ट फाइंडिंग के लिए नहीं बैठे। अपना जो विजडम माइंड है, जो सच में सीखना चाहता है, उस माइंड को आगे लाइए। क्योंकि जो कुछ अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो पांचों इंद्रियों से दृश्य नहीं है, वो अदृश्य है। आप उन इंद्रियों से देख ही नहीं सकते। आप कहें मुझे दिखाओ, मुझे छू के देखना है, शांति ना दिखाई जा सकती, ना छू के देखी जा सकती है। वो केवल महसूस करने की बात है। सो इसीलिए आप उसको अपने जजमेंटल माइंड से ना देखें, उसे विजडम माइंड से देखें। तो ये चार बातों को जरूर ध्यान रखें जब आप इस सेशन को सुन रहे हैं, और जब हम इसमें योग सूत्र में सघन उतरेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भगवान पतंजलि का नमन करते हैं। हमें आशीर्वाद मिले कि हम लोग मिलके इस ग्रंथ को सारवत समझ सके, जिस सार में उन्होंने कहा, और अपने जीवन को आत्म मोक्षार्थम और जगत हिताय की ओर ले जा सके। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि योग को हम यदि केवल मोक्ष के रूप में लेंगे कि जीव और ईश्वर का मिलना ही योग है, प्रकृति और पुरुष का मिलना ही योग है, तो ये 7.5 अरब की दुनिया में उंगलियों पे गिनने वाले लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो योगी हैं। पर इसीलिए बेहतर यह है कि हम शुरुआत योग की दूसरी परिभाषा से करें। दूसरी परिभाषा क्या है? युजरे इति समाधि ही। युजरे इति समाधि, हर वो साधना जो समाधि की ओर ले जाए वो योग है। तो उसलिए इस परिभाषा से हर वो व्यक्ति जो अपने मन को साधने का प्रयास कर रहा है वो योग साधक हो जाता है, और हर वो व्यक्ति जिसने मन को साधा है वो योगी है। तो ये सिंपल परिभाषा है। आत्मा परमात्मा से एकाकार न भी हुआ हो, अपने मन पर नियंत्रण हो गया, वो योगी है। शुरुआत यहीं से करते हैं। समाहिता बुद्धि समाधि। तो समाधि का मतलब ही है कंट्रोल्ड माइंड, अ बैलेंस्ड माइंड, अप्रोप्रिएट इमोशंस प्रोपोर्शनेट टू द सर्कमस्टांसेस। परिस्थिति अनुकूल भावों का प्रदर्शन करने में मैं सक्षम हूं। जैसी परिस्थिति वैसे भाव प्रदर्शित कर सकूं। पूरी तरह से मेरे मन पर मेरा नियंत्रण हो, मैं बहुत बैलेंस्ड अपने व्यवहार में हूं। यहां से शुरू करें, यहां से हम कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरी बात हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला सूत्र शुरू करते हैं। अथ
योगानुशासनम, दो शब्द बस हो गया। अथ योगानुशासन, अथ मतलब अब, योगानुशासन योग अनुशासन। अब हम योग विषयक शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यहां अथ जो आगे आया है इसके कई महत्वपूर्ण मायने हैं। सारे सूत्र अथ से ही प्रारंभ होते हैं, कोई भी सूत्र हो अथ से प्रारंभ होगा। ठीक, भक्ति सूत्र, ब्रह्म सूत्र अथ से, धर्म सूत्र अथ से प्रारंभ होते हैं। क्यों? अथ के दो अर्थ हैं। एक तो होता है मंगलार्थ, इन्वोकेशन। हम उस अपनी दैवीय चेतना को इन्वोकेट करते हैं, इन्वोक करते हैं। हम उस ब्रह्मांड को इन्वोक करते हैं कि हमें प्रेरणा मिले, कि हम इस अध्ययन में सफल हो। तो अर्थ इसीलिए भी कि ये इन्वोकेशन है, ये शगुन है, आप कह लें लोकल भाषा में, इन्वोक कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अर्थ है अधिकारार्थम, मतलब क्या हम इसको पढ़ने के अधिकारी हैं, इस पे भी विचार करें। अथ का मतलब अब मतलब इसके पहले कुछ कहा जा चुका है, तभी तो कह रहे हैं अब। हम लोग आपस में बोलचाल में कैसे बात करते हैं, चलो अब वो काम करते हैं। अब मतलब कुछ काम हो चुका है, अब वो करते हैं। योग सूत्र कह रहा है अब योग सूत्र पढ़ते हैं, इसका मतलब इससे पहले कुछ पढ़ा जा चुका है। शुरुआत ही इस बात को मान के है कि ये लोग जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ये वेदांत कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं और भगवत गीता भी पढ़ चुके हैं, और अब ये योग सूत्र पढ़ रहे हैं। ये अज्यूम करके चल रहे हैं पतंजलि महर्षि कि जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो लगभग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप चिंता ना करें, वेदांत सीरीज पूरी ऑनलाइन अवेलेबल है और गीता सीरीज भी पूरी ऑनलाइन अवेलेबल है। आप पैरेलली इसको पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक, चलिए। तो अधिकारार्थम का अर्थ है कमिटमेंट। हम अधिकारी हैं, हमने कुछ पहले सीखा है और अब हम ये सीखने के अधिकारी बन गए। तो अधिकारी होने का क्या मतलब? दो चीजें होती हैं जब हम अधिकारी बनते हैं, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। विलिंगनेस मतलब मनोदशा और एबिलिटी मतलब योग्यता। हमारी मनोदशा भी ऐसी होनी चाहिए ना, मानसिक रूप से, कि हम कुछ पढ़ें सीखें। अब मान लीजिए आपका बहुत तेज सर दुख रहा है और अब हम योग सूत्र आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं हो पाएगा। आपको लग रहा है गैस पे कुछ चढ़ा हुआ है और आपके दिमाग में बार बार आ रहा है वो उफन तो नहीं रखेंगे, नहीं हो पाएगा, वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो मनोदशा, विलिंगनेस इज मस्ट। सेकेंड इज योग्यता, एबिलिटी। एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हमें क्या वो योग्यता है कि हम इस बातों को समझ सके। तो मनोदशा एंड योग्यता दोनों जरूरी, यही मिलके बनती है अधिकार, रेडीनेस। तो भगवान वेदव्यास मनोदशा को बड़ा महत्व देते हैं। वेदव्यास जी जिन्होंने पूरी महाभारत सृजन किया, वो बड़ा महत्व देते हैं मनोदशा को, और आदि शंकराचार्य बड़ा महत्व देते हैं योग्यता पर। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वेदव्यास जी के पास। वेदव्यास जी ने बताया कैसी मनोदशा होनी चाहिए। जितने लोग पढ़ने यहां बैठे हैं, हमारी मनोदशा कैसी होनी चाहिए। सो उन्होंने कहा देखिए 5 तरह की मनोदशा होती है। अब सुन लीजिए और बताइएगा आपकी मनोदशा कौन सी है। कागज पेन उठा लीजिए, अभी निकाल के देते हैं हाथों हाथ। ठीक, कहां सांच को आंच क्या, तो हम आपको हाथों हाथ अभी बता दे रहे हैं आपकी मनोदशा कौन सी है। ठीक है, तो 5 तरह की मनोदशाएं होती हैं। ठीक है, 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 स्टेट्स ऑफ माइंड होती है। पहली को कहते हैं क्षिप्त, दूसरी को कहते हैं मूढ़, तीसरी को कहते हैं विक्षिप्त, चौथी को कहते हैं एकाग्र, पांचवी को कहते हैं निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ठीक, इसमें से शुरू की 3 अवस्थाएं समाधि के विरुद्ध हैं। जो व्यक्ति इन 3 अवस्थाओं में है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, उसको अभी समाधि के लिए लंबी यात्रा तय करनी है। ठीक, आखिरी की जो 2 हैं, एकाग्र और निरुद्ध, उससे समाधि जल्दी सध जाएगी।
समाधि है तो उसकी मनोदशा है, ठीक, उसकी चित्त भूमि तैयार है। तो चलिए, अब हम आपको अभी बता रहे हैं, आने वाले 15 मिनट में आपके पास आपकी मार्कशीट होगी कि इन पांचों में से आपकी मनोदशा कौन सी है। तैयार? परफेक्ट। आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों को आपको 10 में से अंक देना है, ठीक है? यदि बिल्कुल वैसा का वैसे आप हैं जो प्रश्न में पूछा गया है, तो आपको 10 में से 10 देना है। पर आप बिल्कुल इसके विपरीत, तो 10 में से 0 दीजिए, उस अनुसार दीजिए। अगर आप बिल्कुल वो बात आपके लिए सत्य है तो 10 में से 10, और वो बात आपके लिए असत्य है तो 10 में से 0, और बीच में उस अनुसार देते जाइए। अगर थोड़ी सत्य है, थोड़ी असत्य है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, तो 5 दीजिए, उस अनुसार देते जाइए, ठीक है? तो गिव योर सेल्फ मार्क्स, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली अभी आप किस मनोदशा में है, ठीक है? परफेक्ट। सो पहली मनोदशा को कहते हैं क्षिप्तावस्था। इसका मतलब रेस्टलेस माइंड, रेस्टलेस माइंड। हम प्रश्न पूछेंगे तब अंक दीजिएगा, थोड़ा सा हम समझा दें। रेस्टलेस माइंड का मतलब अस्थिर मन, मन भटकता रहता है, ठीक। मन का इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, ठीक। कर्तव्य अकर्तव्य में कंफ्यूजन हो जाता है। इस तरह के माइंड को मंकी माइंड कहा जाता है, सुना होगा आपने। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्टर्ब्ड माइंड। ये रजस प्रेरित माइंड होता है, रजस होता है इसमें बहुत ज्यादा। चलिए प्रश्न को सुनिए। पहला प्रश्न, अंक देना है आपको 10 में से। मेरे मन में अस्थिरता बनी रहती है, अंक दीजिए। मेरे मन में अस्थिरता बनी रहती है। अगर बनी रहती है तो 10 में से 10 दीजिए, नहीं बनी रहती तो उस अनुसार दीजिए। मेरे मन में अस्थिरता बनी रहती है। दूसरा प्रश्न, मन बार बार भटकता है। तीसरा प्रश्न, बहुत सारे विचार मन में आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। चौथा प्रश्न, मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। अभी ये सोचती हूं, फिर वो सोचती हूं, फिर कभी वो सोचती हूं। पांचवा प्रश्न, कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है वो सही है, अनिर्णय की स्थिति बन जाती है। कभी लगता है ये बात सही है, कभी लगता है वो बात सही, अनिर्णय की स्थिति हो जाती है। छठा प्रश्न, मन अशांत रहता है। सातवां प्रश्न, एंजाइटी बनी रहती है। आठवां प्रश्न, मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अटेंशन स्पैन मतलब मैं बहुत समय तक किसी चीज पर, किसी बात पर अटेंशन नहीं दे पाता। नवा, मन विपरीत द्वंद में रहता है, पसंद नापसंद। कभी अति उत्साही हो जाता हूं, कभी उदास हो जाता हूं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मन विपरीत द्वंद में रहता है, कभी बिल्कुल शांत, कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी अति उत्साह, कभी उदासी, कभी पसंद, कभी नापसंद, मूड स्विंग चलते रहते हैं। अंक दीजिए 10 में से। आखिरी प्रश्न 10वां, किसी एक काम को लंबे समय तक केंद्रित होकर नहीं कर पाता। किसी एक काम को लंबे समय तक केंद्रित होकर नहीं कर पाता। ये पहला हो गया। अभी अंक मत जोड़िए, आगे बढ़ते हैं। दूसरी मानसिक अवस्था इज कॉल्ड मूढ़। इट इज कॉल्ड डोंकी माइंड, डल, डल मानसिक अवस्था, फॉरगेटफुल, तमस प्रेरित होती है मानसिक अवस्था। अब एक बिल्कुल नए कॉलम में फिर से अब हम 10 प्रश्न पूछ रहे हैं। ये शुरू के 10 हो गए, 1 से 10। अभी अगले कॉलम में लिखिए, ये अगले 10 हैं, ठीक। ऐसे हम आपको 5 10 10 के सेट देंगे, फिर उनके अलग अलग अंक आपको जोड़ने हैं। तो आप एक बिल्कुल अलग कॉलम में जोड़िए जो अगले अंक है। चलिए सुनिए पहला प्रश्न फिर से। ये कौन सी मानसिक अवस्था के लिए? मूढ़।
पहला, डलनेस बनी रहती, बिल्कुल ईमानदारी से अंक दीजिए, जो वास्तविकता है वो अंक दीजिए, डलनेस बनी रहती है, आई फील डल। दूसरा, स्लीपी रहता हूं या रहती हूं, थोड़ी थोड़ी सी नींद सी आती रहती है, आलस से रहता है, ठीक। तीसरा, ऊर्जा की कमी लगती है, आई फील लैक ऑफ एनर्जी। अगर बिल्कुल ऐसा का ऐसा है तो 10 में से 10, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है तो 0, और अगर बीच में कहीं है तो उतना अंक दीजिए। चौथा प्रश्न, मेहनत ना करने का मन करता है कि मेहनत ना करो, कम से कम मेहनत करनी पड़े, ठीक, ऐसा मन होता है, कम से कम इस शरीर को कष्ट दूं। चलिए, पांचवा प्रश्न, एकाग्रता की कमी महसूस होती है, ठीक। छठा प्रश्न, काम टालती रहती हूं अक्सर, आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों, इतनी जल्दी क्या है भाई, अभी तो जीना बरसों, ठीक। तो काम टालती रहती हूं, टालता रहता हूं अक्सर। सातवां प्रश्न, कई बार काम भूल ही जाता हूं, करना क्या होता है, मतलब मैं काम भूल जाता हूं। आठवां प्रश्न, मेरा समय प्रबंधन बड़ा कमजोर है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी पुअर। नवा प्रश्न, असंतुष्टि की भावना रहती है मन में। 10वां प्रश्न, उदासी रहती है, ये तमस के चलते मन मूड हो जाता है, ठीक है, ये तामसिक प्रभाव होता है जिसके व्यक्तित्व में, वहां ये सब होता है। चलिए अब तीसरे पे आते हैं, विक्षिप्त मानसिक अवस्था, इट इज कॉल्ड बटरफ्लाई माइंड, अनस्टडी स्टेट, डिस्ट्रैक्टेड माइंड भी इसे कहा जाता है। परफेक्ट, चलिए शुरू करते हैं। अब बिल्कुल तीसरा कॉलम लीजिए, फिर प्रश्न सुनिए, 10 में से अंक देते जाइए। मन को कुछ समय तक केंद्रित कर लेता हूं, पर फिर कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है और डिस्टर्ब हो जाता है। 10 में से अंक दीजिए। मन को कुछ समय तक फोकस कर लेता हूं, फिर पर कुछ कुछ ट्रिगर कर देता है, कुछ प्रेरक होते हैं, फिर से डिस्टर्बेंस हो जाता है। दूसरा प्रश्न, मन सामान्यतः शांत बना रहता है, किंतु बाहरी और आंतरिक प्रेरकों से अशांत हो जाता है। पहला क्वेश्चन फोकस पे था, दूसरा क्वेश्चन शांति पे है, ठीक। सो मन सामान्यतः शांत बना रहता है, पर फिर कुछ बाहर कुछ होता है, कुछ अंदर से कुछ बातें आती हैं, आंतरिक मतलब मन में कोई बात आ गई, कोई ध्यान में बात आ गई, कोई चीज याद आ गई, कोई थॉट आ गया, तो फिर अशांत हो जाता है। तीसरा, मैं सामान्यतः प्रसन्न रहता हूं, किंतु आंतरिक और बाहरी प्रेरकों से अप्रसन्न हो जाता हूं। मैं वैसे बाय डिफॉल्ट प्रसन्न हूं, कोई मुझे ट्रिगर ना करे अननेसेसरी। चौथा, मैं सामान्यतः स्थिर व स्पष्ट रहता हूं, पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं सामान्यतः स्थिर और स्पष्ट रहता हूं, पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं। पांचवा प्रश्न, मन कभी सबल तो कभी निर्बल महसूस करता है। अगर ऐसा है तो 10 में से 10, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, 0। अगला, मन में चंचलता बनी रहती है, मन थोड़ी देर के लिए किसी विषय में लगता है, फिर हट जाता है। सातवां प्रश्न, बाहरी स्थितियों या घटनाओं का मन की स्थिरता पर असर पड़ता है। मैं अकेला रहूं तो बिल्कुल शांत रहूंगा, पर ये बाहरी स्थितियों से असर पड़ता है मन की स्थिरता पे, क्या करें ना, ठीक। आठवां प्रश्न, आंतरिक विचारों का मन की स्थिरता पर असर पड़ता है। बाहरी स्थिति ना भी हो, मन में कोई विचार आ जाता है एकदम से, आंतरिक कोई विचार आया, कोई पुरानी बात याद आ गई, इस सब से मन की स्थिरता पे असर पड़ता है।
कि उसने मुझे ऐसा कहा था, कोई पुरानी बात डिस्टर्ब कर देती। आगे जब ध्यान लगाता है तो कुछ पल के लिए तो मन लगता है, फिर भंग हो जाता है। दसवां प्रश्न, कई बार मुझे पुरानी यादें मन को अशांत कर देती है। कई बार पुरानी यादें मेरे मन को अशांत कर देती है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर सत्व के सूरज का उदय हो रहा है, सत्व का प्रारंभ हो रहा है। क्षिप्त अवस्था राजसिक, मूल अवस्था तामसिक, विक्षिप्त अवस्था सत्व का सूरज प्रकट। इसीलिए ये अक्सर क्षिप्त और मूड में स्विंग होते रहते हैं इस तरह के व्यक्ति। ठीक, यही जो व्यक्ति होते हैं इनको जिज्ञासा होती है, योग जिज्ञासा इनमें बहुत होती है। दैवीय पुरुष बनने की रास्ते पे शुरुआत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला कॉलम लीजिए, चौथा कॉलम, परफेक्ट। एकाग्र और फोकस ट्रेट्स, इसके बारे में प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। बहुत ईमानदारी से खुद को अंक देते जाइए, आपको एग्जैक्ट क्लियर पड़ जाएगा। और लेट मी टेल यू, इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चनियर ऑन अंडरस्टैंडिंग योर ओन एग्जिस्टिंग प्रोफाइल ऑफ माइंड। माइंड प्रोफाइलिंग है यार। पहला प्रश्न, ठीक, ये कॉलम चौथा है आपका, चौथे कॉलम में पहला प्रश्न, मुझे गहन शांति का अनुभव होता है। अंक दीजिए 10 में से। मुझे गहन शांति का अनुभव होता है। दूसरा प्रश्न, मैं किसी विषय पर जब चाहे ध्यान केंद्रित कर सकता हूं, जब चाहे। तीसरा प्रश्न, मैं किसी भी विषय पर जब तक चाहूं ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। 1 घंटा, 2 घंटा, दिन भर, जब तक चाहूं। अगर बिल्कुल ऐसा है तो 10 में से 10 दीजिए, नहीं तो अंक काटते जाइए। चौथा प्रश्न, मेरी मन की एकाग्रता किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु या घटना से कभी प्रभावित नहीं होती। बाहर कुछ हो रहा हो, मेरा मन उससे प्रभावित नहीं होता। पांचवा, मेरे मन की एकाग्रता किसी भी आंतरिक विचार से प्रभावित नहीं। आंतरिक, जो अंदर से आता है। छठा प्रश्न, जब मैं एकाग्रचित्त होता हूं तो मुझे अपने अस्तित्व का भी भान नहीं रहता, न्यूनतम हो जाता है। जब मैं एकाग्रचित्त होता हूं तो मुझे अपने अस्तित्व का भी भान न्यूनतम हो जाता है। मैं खुद को भी भूल बैठता हूं, इतना एकाग्रचित्त हो जाता हूं। सातवां प्रश्न, मैं एकांत में लंबे समय तक रह सकता हूं, बिना किसी मनोरंजन के, संसाधन के। ना मोबाइल, ना न्यूज़पेपर, कुछ नहीं, ना टीवी। मैं एकांत में लंबे समय तक रह सकता हूं बिना किसी मनोरंजन के, संसाधन के। अंक दीजिए। सातवां प्रश्न, कोई भी संसाधन नहीं, इवन बुक्स, कोई संसाधन नहीं। ठीक, एकांत मतलब केवल मैं अकेला। आठवां प्रश्न, मैं सजगता पूर्ण रहता हूं, आई एम ऑलवेज अवेयर, माइंडफुल रहता हूं मैं हमेशा, हर पल। कोई भी बात मेरे मुंह से यूं ही नहीं निकल जाएगी, किसी भी बात पे मैं यूं ही रिएक्ट नहीं कर दूंगा, कभी भी नहीं। नवा प्रश्न, मेरा मन आत्म जागरण हेतु पूर्ण तैयार है। मेरा मन आत्म जागरण हेतु पूरी तरह से तैयार है। 10वां और अंतिम प्रश्न, मैं जब चाहे एक व्यक्ति या वस्तु से ध्यान हटाकर दूसरे व्यक्ति और वस्तु पर केंद्रित कर सकता हूं, जब चाहूं मैं। परफेक्ट। ये है दोस्तों योग की पहली अवस्था। ये जो लोग, जो आपने अंक दिए हैं, ये लोग प्रथम कक्षा के योगी होते हैं। इट इज कॉल्ड फोकस स्टेट। सत्व प्रगाढ़ होता है। अब सत्व जो उदय हुआ था पहले, ये और प्रगाढ़ हुआ, सघन हुआ, सूरज उग रहा है, ऊपर जा रहा है।
वन पॉइंटेड माइंड इसको कहते हैं। लास्ट, निरुद्ध माइंड, रिस्ट्रेन्ड स्टेट, फुल्ली फोकस्ड। ठीक, चलिए अंतिम 10 प्रश्नों का उत्तर, और आपके पास एग्जैक्टली पता पड़ जाएगा कि आपका मानसिक प्रोफाइलिंग क्या है। पहला प्रश्न, अंक दीजिए 10 में से बहुत ईमानदारी से। फर्स्ट थॉट इज राइट, जो सत्य है वो लिखिए। पहला, मुझे चिर स्थायी निरंतर शांति का अनुभव होता है। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन मुझे एक सघन स्थायी निरंतर शांति अंदर महसूस होती है, हर पल हर समय। अंक दीजिए 10 में से। दूसरा, प्रत्येक पल मैं केंद्रित रहता हूं, कंप्लीटली फोकस्ड, एवरी मोमेंट। यदि मैं खा रहा हूं, बात कर रहा हूं, सो रहा हूं, आई रिमेन एक्सट्रीमली फोकस्ड एवरी मोमेंट। प्रत्येक पल मैं पूरी तरह से केंद्रित रहता हूं, फोकस्ड रहता हूं। ठीक, 10 में से अंक दीजिए। प्रत्येक पल मैं पूरी तरह से फोकस्ड रहता हूं, जो भी मैं कर रहा हूं। तीसरा प्रश्न, कोई भी विचार, अच्छा या बुरा, मेरे मन को विचलित नहीं करता। आप मुझे कितनी भी अच्छी बात बता दीजिए, कितनी भी विध्वंसक बात बता दीजिए, मेरा मन विचलित नहीं होता। कोई भी विचार, अच्छा या बुरा, कभी भी मेरे मन को विचलित नहीं करता। चौथा, जीवन की बदलती हुई स्थितियों को मैं सदा समभाव से देखता हूं। जीवन के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मैं उन्हें समभाव से देखता हूं। हर स्थिति में मैं समभाव में रहता हूं। ना कभी बहुत दुखी होता हूं, ना कभी बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूं, ऐसा नहीं होता। पांचवा, मेरे अंदर गहरी स्थिरता है और मुझे कभी किसी चीज के लिए एंजाइटी नहीं होती। मेरे अंदर एक सघन स्थिरता है और मुझे कभी किसी भी बात की एंजाइटी नहीं होती, नेवर। क्वेश्चन नंबर 6, लाभ हानि, शेयर मार्केट चढ़े या गिरे, मान अपमान, लोग माला पहनाए या आलोचना करें, जीवन मृत्यु, किसी का जन्म हो या मृत्यु हो, संबंध विच्छेद, नए रिश्ते बने या पिछले टूटे। ये 5वें कॉलम में लिखना है आपको। यस, नए रिश्ते बने या टूटे, ये मुझे विचलित नहीं करता। ये प्रश्न नंबर 6 है। ठीक, लाभ हानि, मान अपमान, जीवन मृत्यु, संबंध विच्छेद मुझे विचलित नहीं करता। 7वां प्रश्न, मैं अहंकार शून्य हूं। 8वां प्रश्न, मेरा मन पूरी तरह से बुद्धि के नियंत्रण में है, सात्विक बुद्धि के नियंत्रण में है, ना कि अहंकार के। मेरा मन मेरी सात्विक बुद्धि के नियंत्रण में है, पूरी तरह से मेरी बुद्धि के कंट्रोल में है, ना कि मेरे अहंकार के कंट्रोल में। 9वां प्रश्न, मुझे कभी किसी बात पर कंफ्यूजन नहीं होता। आई एम नेवर कंफ्यूज्ड। आई नो व्हाट इज टू बी डन, आई एम क्लियर अबाउट इट। अंतिम प्रश्न, मैं हर पल आनंदित रहता हूं। आई रिमेन वेरी हैप्पी एवरी मोमेंट। दे दिया आपने अंक, बधाई हो, आपने एक बड़ा काम किया है। सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है इस साधना में उतरने से पहले। ये योग की अंतिम अवस्था है, यहां हमें पहुंचना है। अभी जो आपने 10 अंक, 10 प्रश्न अंतिम में जो दिए 5वें कॉलम में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सो आखिरी की जो एकाग्र और जो निरुद्ध स्टेट ऑफ माइंड है, वो समाधि के लिए चित्त भूमि तैयार करती है। शुरू की 3 समाधि के विरुद्ध है, उसको हमें सेटल करना पड़ेगा। ठीक, अब अंक को आप करेंगे कैसे कैलकुलेट, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन हो गए, 5वें कॉलम में भी 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक, चलिए। सो नाउ हम आपको मेथड बता रहे हैं कि किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करें। ठीक, प्लीज लिसन टू द मेथड केयरफुल। सो आप क्या करें, ये जो आपने 10-10
अंक दिए हैं पांचों कॉलम में, तो अब हर कॉलम में आपके पास 100 में से अंक आएंगे। हर कॉलम में 100 में से अंक है, इन सबको जोड़ लीजिए आप। हर कॉलम के अपने अपने अंक आ गए। मान लीजिए पहले कॉलम में 100 में से आपको अंक आया 50, दूसरे कॉलम में 30 आया, तीसरे कॉलम में 100 में से आया 70, जो भी आपके आए, ये अलग अलग अंक आ गए आपके। इन अंक को हम नाम देंगे ए बी सी डी ई। ये अंक आ गए आपके, अलग अलग कॉलम के अंक, टोटल ए बी सी डी। अब ए बी सी डी ई को जोड़ लीजिए, जो आपके टोटल अंक आए इन सबको जोड़ लीजिए। इनको जब आप जोड़ेंगे इसको आप कहेंगे एक्स, ठीक है। तो मान लीजिए कॉलम 1 में आए आपके 10 अंक, कॉलम 2 में भी आए 20, 3 में आए 30, 4 में आए 40, 5 में आए 50। तो कितना हो गया? 10, 20, 30 और 30 60 और 40 100 और 50 150। तो टोटल अंक हो गए आपके 150, पांचों को जोड़ के, ठीक। अब आप ये 150 को हम क्या कहेंगे? एक्स, और इंडिविजुअल टोटल को क्या कहेंगे? ए बी सी डी ई। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता लगाना है कि शिफ्ट अवस्था में आपका स्कोर कितना है, तो ए बटा एक्स आ जाएगा परसेंटेज। दूसरा बी, मूड अवस्था में आपका स्कोर कितना है, तो बी बटा एक्स परसेंटेज निकाल लीजिए। आपको पता लगाना है तीसरा कि आपका स्कोर शिफ्ट विक्षिप्त अवस्था में कितना है, तो सी बटे एक्स परसेंटेज आ जाएगा। आपको पता लगाना है एकाग्र में कितना है, तो डी बटा एक्स परसेंटेज आ जाएगा। और आपको पता लगाना है निरुद्ध स्टेट में कितना है, तो ई बटा एक्स परसेंटेज आ जाएगा। अब आपको यह पता पड़ेगा 100 में से आप कितने प्रतिशत समय कौन सी अवस्था में रहते, इससे आपको एग्जैक्ट आज की स्थिति पता पड़ेगी, ताकि जब हम इस यात्रा को शुरू करेंगे तब हम अपने अंदर इस बात का आकलन करते रहेंगे हमेशा कि क्या, ये बार बार आप क्वेश्चन भरिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार 1 महीने बाद फिर भरिएगा और देखिएगा आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। So it will help us to understand that change. एक जैन मास्टर हुए थे, बोकुजू। बोकुजू ये जब रोज सुबह उठते थे तो खुद से बात करते थे। क्या बोलते थे? और बोकुजू कैसे हो तुम? तो बोकुजू खुद उत्तर देता था, बोलते मैं अच्छा हूं। फिर बोकुजू खुद कहते थे, बोकुजू एक बात ध्यान रखना। तो बोकुजू उत्तर देते थे, कौन सी बात? तो बोकुजू कहते थे, आज दिन भर सजग रहना। तो बोकुजू उत्तर देते थे, जी श्रीमान, यस माय लॉर्ड। और दिन भर वो सजग रहते थे। दिन भर सजग रहने का मतलब सिंपल सी बात, मेरे मुंह में, मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में, मेरे कर्मों में ऐसा कोई भी कार्य ना हो जो मैंने जान के ना किया हो, कुछ हो ना गया हो मुझसे। जो शब्द मैं बोल रहा हूं पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में, मैंने सोच के बोले हैं। जो कार्य मैं कर रहा हूं पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में, मैं सोच के कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हो गया मुझसे, गुस्सा हो गया मुझसे। सजग रहने का मतलब अपने बारे में सजग रहिए। आप जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको लगातार देखते रहना, इसको सजगता कहते हैं। इसी से समाधि की भूमि तैयार होती है। चलिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज अभी करते हैं हाथों हाथ, ठीक। चलिए देखते हैं हमारी मानसिक अवस्था इनमें से किस में से है। पहली, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। शुरू की जो 3 है वो समाधि के विरुद्ध है, और आखिरी की 2 है वो समाधि की भूमिका तैयार है, प्लेटफॉर्म तैयार है, पिच तैयार है, शॉट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब हम कुछ पल का एक मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। इस मेडिटेशन से आपको यह पता पड़ेगा कि वो जो आपकी प्रोफाइलिंग आई है वो कितनी सही आई। प्रोफाइलिंग तो आप बाद में निकालते रहिएगा, अभी हाथों हाथ लीजिए आप इस प्रोफाइलिंग को, हाथों हाथ लीजिए। अब आपको यह करना है कि हमारे, जब हम बोलेंगे स्टार्ट, उसके बाद से अगले आदेश तक, अगले इंस्ट्रक्शन तक केवल अपनी सांसों के अंदर बाहर होने पे ध्यान देना है और कुछ नहीं सोचना है, ठीक। कुछ और सोचना ही नहीं है, केवल सांसों पे ही ध्यान देना है। और सफेद हाथी के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक। तो अब जब तक हम आपको कहेंगे, आप आंख बंद करके, जब हम स्टार्ट करेंगे आप केवल सांसों पे ध्यान देंगे और सफेद हाथी के बारे में कतई नहीं सोचेंगे, ठीक। चलिए जब हम बोलेंगे
बिल्कुल मुद्रा में आइए, आसन की जिसमें आप कंफर्टेबल हो। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और अब पूरी तरह से अपनी सांसों में उतर जाए, केवल सांसों पे ध्यान दीजिए और सफेद हाथी के बारे में कतई मत सोचिए। ओ, अब आप जब भी तैयार हो धीरे से वापस आ जाए। अब ये बताइए, हमने 1 मिनट, लगभग 2 मिनट हमने ध्यान किया यहां। हमें हालांकि आप लोग नहीं दिख रहे हैं, पर पहले तो हाथ खड़ा करके वो बताइए जो सफेद हाथी में अटक गए, दिखा उन्हें सफेद हाथी या उसका ख्याल आया। हाथ खड़ा कर। ठीक है, परफेक्ट। कई लोगों की सांसों के साथ सफेद हाथी भी ट्रेवल कर रहा होगा, ऐसा भी संभव है। कई लोग बचने का प्रयास भी कर रहे होंगे उस सफेद हाथी का, पर आ जा रहा होगा इधर उधर से। ठीक, ये कुछ लोग हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी संभव हो सकता है कि सांसों के साथ मन में और कुछ विचार भी आने लगे, और कुछ विचार भी आए सांसों के अतिरिक्त। वो लोग अब हाथ खड़ा करें, सांसों के अतिरिक्त कुछ और विचार आए। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक, गुड गुड। यदि कितने लोग सांसों पर विचार ही नहीं कर पाए, शुरू से डिस्ट्रैक्टेड थे, हाथ खड़ा कर, सांसों पे थॉट जा ही नहीं पाया, हाथ बंद किया एंड देन इट वाज नॉट दैट कंफर्टेबल। हाथ खड़ा करो। देखिए, क्षिप्त मानसिक अवस्था का मतलब आपका माइंड इज अ मंकी माइंड। आपने अभी माइंड को कहा नहीं सोचना है, हाथी जो मना किया बस वही कर रहा है। दैट इज कॉल्ड अ मंकी माइंड। ठीक, देन दूसरा इज ध्यान ही नहीं लग पा रहा है, डलनेस है। तीसरा,
ध्यान लग तो रहा है पर 50 चीजों में जा रहा है। तो जिसने हाथी देखा वो क्षिप्त मन है उनका। ठीक, क्षिप्त मन हमेशा रहता है ऐसा नहीं, बट इन दिस मोमेंट ये 2 मिनट तो था ही। दूसरा, जो ध्यान में ही नहीं जा पाए, मूढ़ अभी की मानसिक अवस्था थी। जो सांसों में जा तो रहे थे पर विचार भी आ जा रहे थे, विचार भी आ रहे थे, सांसें भी आ रही थी, कभी इधर कभी उधर। ये विक्षिप्त मानसिक अवस्था है। जिन्होंने सांसों के अतिरिक्त और कुछ नहीं महसूस किया, ये एकाग्र मानसिक अवस्था है। ठीक, ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, करना शुरू कीजिए। मोबाइल पे लगाइए स्टॉप क्लॉक, बैठ जाइए आंख बंद करके और देखिए मैं कितनी देर तक सांसों पे स्टेबल रह पाता हूं। इससे धीरे धीरे आपका ध्यान गहरा होना शुरू होगा, सघन होगा ध्यान। ठीक, आज से प्रयास कीजिए, ये नोटिस कीजिए। और जैसे ही आप सांसों के बाहर जा रहे हैं, ठीक, बार बार मन को खींच के लाइए, फिर बाहर गया मन को खींच के लाइए, फिर बाहर गया मन को खींच के लाइए। ठीक, देखिए पहली बार कितने सेकंड में ये आप कर पाए, फिर इसको बढ़ाते रहिए, इसको लेके जाइए 5 मिनट तक। इस स्थिति में लाइए 5 मिनट तक। अगर आपने आंख बंद करके कह दिया मन को सांसों के अतिरिक्त कुछ नहीं, तो कंप्यूटर में एंटर मार के अगले सेकंड आप अपनी आंख को बंद करके कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं अभी आप सब्जी छोंक रहे हैं और गैस पे चढ़ा दी सब्जी, अब आपको पता है आपको आधे घंटे तक गैस पे चढ़ी रहेगी, अगले ही पल बैठ के आप आंख बंद करके 5 सेकंड खट से कर सकें और सब्जी दिमाग में ना आए। यह है एकाग्रचित्त। शुरुआत 1 मिनट से कीजिए, ये क्रांतिकारी है, हम आपको बता दें, ये क्रांतिकारी है। 1 मिनट ज्यादा लग रहा है, शुरुआत 30 सेकंड से कीजिए। 30 सेकंड तक उस बघार के बिना जी सकते हैं क्या? 30 सेकंड तक सफेद हाथी के बिना जी सकते हैं क्या? फिर उस 30 सेकंड को ले जाइए 60 मिनट, 60 सेकंड पे, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट। ठीक, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था सफेद हाथी का। फॉर मी इट वॉज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि हमने बोला भी था, हमने सुना भी था, बट हमें सफेद हाथी नहीं आया। फाइन, इट इज ओनली अबाउट प्रैक्टिस। इसमें हमें नहीं आया तो कोई ग्रेटनेस ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ओनली प्रैक्टिस, इट्स ओनली प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। स्टार्ट डूइंग इट टुडे इटसेल्फ। ये कितनी मजेदार एक्टिविटी आप सोचिए। मन जाए फिर पकड़ के लाइए और देखिए कितने सेकंड आप कर पाए, कितने सेकंड आप एकाग्र रह पाते हैं। आप जानेंगे तो घबरा जाएंगे जान के। कई का स्कोर आएगा 5 सेकंड, कई का आएगा 15 सेकंड, कई का 20 सेकंड। 1 मिनट के ऊपर निकलना भी मुश्किल हो जाए तो हमें पता पड़ेगा हम कहां पहुंच गए हैं। एकाग्र मन से हर चीज तुरंत हो सकती है। ठीक, पूरा योग सूत्र बस यही है दोस्तों, क्षिप्त से निरुद्ध की यात्रा। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। कुछ छोटी मोटी टिप्स, हालांकि पूरा योग सूत्र में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। कुछ छोटी मोटी बातें हम आपको बताएं। पहला, दिनचर्या नियमित कीजिए। याद रखिए अगर आपकी दिनचर्या नियमित नहीं है तो आपके मन में फ्लक्चुएशंस ज्यादा होंगे, बनी बात, पक्की बात। क्योंकि बॉडी को समझ में नहीं आ रहा कब सोना है कब उठना है। 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो भी फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे। हम आपको तरीका बता रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा। 8 घंटे सोइए, 5 बजे उठिए, 5 नहीं तो 6 बजे तो बिस्तर त्याग दीजिए। 10 से 6 सो जाइए, 10 बजे सो जाइए, 6 बजे उठ जाइए। देखिए ये संभव नहीं है कि आपका दिमाग थका हुआ और आप आंख बंद करें और आप तुरंत एकाग्र हो जाएं, ऐसे नहीं होता। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, इसी से सब कुछ होगा। तो हम हवा में ना जिए, स्पष्ट बात करें। दिन में सोना त्याग दीजिए। जो दिन में सोते हैं उनको मुश्किल होगी एकाग्रचित होने में। खाना खाने के बाद 15 मिनट का नैप लेना है वो ले लीजिए। सोना इज नॉट एडवाइज। ये जो भी शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं हर शब्द रिसर्च बेस्ड है, हम मन से नहीं कह रहे हैं। ठीक, अगली बात, अपनी फूड हैबिट्स पे काम कीजिए।
दोपहर 3 बजे के बाद कॉफी मत लीजिए, कैफीन इनटेक डलनेस बढ़ाएगा आपके अंदर। यदि दोपहर 3 बजे के बाद कैफीन इनटेक आप कम कीजिए, नहीं तो मूड मानसिक अवस्था की तरफ जाने की संभावना हो। सूर्यास्त के बाद मिनिमम खाना खाइए, हैवी डिनर नहीं। सूर्यास्त के बाद मिनिमम खाना खाइए, जितनी जल्दी खाना खा सकें। अभी तो सब घर में ही है, अच्छी बात है, खाना खा लीजिए, ठीक। सूर्यास्त के समय ही खाना खा ले, मैक्सिमम 7, और अगर घर में नहीं आदत है इस हिसाब की तो 8 बजे के बाद तो कतई खाना नहीं खाना है, छोड़ दीजिए, सवाल ही नहीं उठता। लिक्विड डाइट लीजिए अगर आपको भूख लग रही है उसके बाद, और अगर आप 8 बजे के बाद 12 बजे तक जगेंगे तो भूख लगने ही लगेगी, तो इसलिए 10 बजे सो जाइए। दे ऑल आर कनेक्टेड, फाइन। चलिए अगली बात, अगर आपको और जानना है फूड हैबिट्स पे, भगवत गीता सेशन 36 अटेंड कीजिए, उसमें काफी डिटेल में भगवान कृष्ण ने उल्लेख किया है इसका। भगवत गीता सेशन 36। अगला, 5 सेंसिव इनपुट्स के लिए बड़ा माइंडफुल रहिए अगर आपको सच में एकाग्रचित्त होना है। देखिए निरुद्ध की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल एकाग्र की बात कर रहे हैं। अगर आपको एकाग्र चित्त बढ़ाना है अपना, तो जो 5 सेंसेस से जो आपको इनपुट मिलना है उस पर काम कीजिए, उसको प्यूरिफाई कीजिए। जैसे आज पेपर पढ़ा, ओहो ये तो बहुत बुरा हो गया, अब एक तो बुरा मैंने पढ़ लिया, उसके बाद फिर मैं वो अपने घर के 5 लोगों को बुरा बताया, तो मैंने 5 बार उस बुरे का रिवीजन कर लिया, तो बिल्कुल बुरी घटना या बिल्कुल सेट हो गई है। अब मैं आंख बंद करूंगा वही चीजें आ जाएंगी, सपने में भी वही चीजें आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि मैं रिवीजन ही इतना कर रहा हूं उसका। You become perfect what you practice. Fine. So what you see, be mindful. टीवी पे क्या आप देख रहे हैं, ठीक, बी माइंडफुल ऑफ इट। हर चीज जो आपकी वृत्तियों को बहुत फ्लक्चुएट करती है, चलो अब क्या करें, हॉरर मूवी देखते हैं, देखिए आप हॉरर मूवी, एनीथिंग विच विल डिस्टर्ब योर माइंड आपको एकाग्र से दूर ले जाएगा, ठीक है। अगली बात, आप क्या सुन रहे हैं, द म्यूजिक यू लिसन, द काइंड ऑफ वॉइस यू लिसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कोशिश करें वो चीजें सुने जो आपके कान को अच्छा लगती है, आपको शांति दे। आप दिन भर इतना न्यूज सुन रहे हैं, वो निश्चित तौर पे आपको एकाग्रचित्त होने से रोक देगी। न्यूज जानना है, हम तो पढ़ाते हैं, हमें बहुत जरूरी है न्यूज जानना। आई जस्ट रीड इट इन ऐप, बिकॉज ऐप में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता, बिल्कुल प्योर खबर होती है, एंड इट विल अपडेट यू। थिंक ऑफ इट, इट सेव्स टाइम, एनर्जी, इट हेल्प्स यू टू फोकस, एंड एट योर डिस्पोजल। आप डिसाइड करोगे कब आपको पढ़ना है, ना कि न्यूज चैनल वाले। अनदर थिंग, व्हाट यू स्पीक, बी माइंडफुल। सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ भी आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते, ठीक। कई लोग क्या, अभी माहौल कुछ ऐसा है तो कई लोग कहने लगते हैं अब पता नहीं भगवान कितने दिन लिखा के लाए हैं। क्यों आपको ऐसे बोलना है, क्या आनंद आ रहा है आपको ये बोलने में, फाइन। सो वो बोलिए जो आपके जीवन में आप चाहते हैं हो, इट इंपैक्ट्स योर साइकी, फाइन। So, no negative self-talk. Don't speak anything what you don't want to happen in your life. Period. ठीक। अगला, रोज 40 मिनट मेडिटेशन के लिए निकालिए, 40 मिनट कीजिए मेडिटेशन, ठीक। वैसे भी अभी आप घर पे ही हैं तो उपयोग करें इस समय, ठीक। अगला, जब आप मेडिटेशन में बैठे तो क्या करें। आप में से कई कह सकते हैं सर सिर दुखने लगता है मेडिटेशन, बिल्कुल ठीक है, क्या करें हम आपको बता रहे हैं। बैठ जाइए कुर्सी लगा के, बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, एंड आंख बंद कीजिए, एंड जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थॉट्स। चलिए सांसें नहीं देख पा रहे ना, थॉट्स देखिए, बड़ा मजे आएगा। आप ऐसे कुर्सी लगा के बैठिए और ये कहिए अपने मन को, चलो भाई बताओ क्या पिक्चर दिखानी है तुम्हें, क्योंकि मन तो पिक्चर दिखाएगा ही, तो आप खुद ही बोलो मैं देखने ही आया हूं आज, चलो दिखाओ। अब जैसे ही आपने मन को ये कहा कि चलो दिखाओ, आप देखोगे वो दिखाने में हेजिटेट करेगा, कोई पिक्चर ही नहीं आएगी, तो आप कहो दिखाओ ना यार, जल्दी लाओ कोई थॉट। आप जल्दबाजी करोगे तो थॉट आने मुश्किल हो जाएंगे,
आप करके देखिए, मन बड़ा डरता है। जहां आपने कह दिया कि हाँ भाई चलो दिखाओ, अब वो थोड़ा संकुचित हो जाएगा। ठीक, फिर धीरे धीरे पहले विचार आया। तो बस आपको यह ध्यान रखना है, आप कुर्सी पे बैठ के उस विचार को देख रहे हैं, बह नहीं जाना है उस विचार के साथ। हम ये कह ही नहीं रहे आप अपने विचारों को रोकिए, बिल्कुल मत रोकिए। हम ये कह रहे हैं कि देखिए उन्हें, जैसे पिक्चर देखते हैं, वो सरल है ना, बह मत जाइए उसके साथ। तो ये विचार आया, उसको देखिए, ऐसे ऐसे करते रहिए। जैसे वो वाइवा नहीं होता था 10th में, एक्सटर्नल आता था, अच्छा अच्छा हाँ ऐसा है, चलो अब दूसरा लाओ। फिर अब दूसरे विचार को देखिए, तीसरे विचार को देखिए। इस तरह से इससे आपके अंदर एक साक्षी भाव पैदा होगा। अब आप विचारों के गुलाम नहीं होंगे। ऐसे ऐसे जैसे कंप्यूटर स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं ना, ऐसे आप विचारों को स्क्रॉल कर पाएंगे, लाइक दिस। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सरसाइज। स्टार्ट वॉचिंग योर थॉट्स, बट जस्ट वॉच, डोंट बी विद देम। फ्लो में मत घूम जाइए, बस आप देखते रहिए दूर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टॉल पॉजिटिव थॉट्स। ठीक, रोज 40 मिनट पॉजिटिव थॉट्स इंस्टॉल कीजिए अपने अंदर। कुछ ऐसा पढ़िए, कुछ सुनिए। आप चाहें तो वेदांत की सीरीज सुनिए, भगवत गीता की सीरीज है। 40 मिनट कुछ ऐसा पढ़ना, सुनना, या ऐसे लोगों के साथ बैठना है जो पॉजिटिव बात करें। रोज 40 मिनट फॉर पॉजिटिविटी। पढ़ने के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक साथ दो काम मत कीजिए, आपकी एकाग्रता को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, तो ये सब चीजें हमारी एक, हमें आदत, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यू बिकम परफेक्ट व्हाट यू प्रैक्टिस। एंड हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रैक्शन की, हम उतने डिस्ट्रैक्शन में परफेक्ट हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं मन शांत नहीं रहता। मल्टीटास्किंग मत कीजिए, वन वन वर्क एट ए टाइम। 40 दिन तक इस प्रैक्टिस को करना है। ठीक है, और एक काम और कीजिए, रोज 40 मिनट तक सीधे बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। सीधा बैठना, यह सब आगे काम आने वाला है। सीधे बैठने का मतलब यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी रीढ़ की हड्डी। अब चूंकि इसकी आदत नहीं है, क्योंकि हमारे घरों के सारे फर्नीचर ऐसे ही बने कि हम धंस जाएं उनमें। ठीक, पहले ऋषि मुनियों के यहाँ पीठ में कुछ टिकने लायक होता ही नहीं था, इसलिए वो सीधे बैठना ही पड़ता था। ये सब चीजें आपको आपकी आगे की साधना में बड़ी मदद करेंगी। अभी हम बता रहे हैं क्या होगा जब आप थोड़ी देर सीधे बैठेंगे, तो धीरे धीरे फिर से ये ऐसे हो जाएंगे। सो आप क्या कीजिए, एक तकिया लीजिए, तकिए का जो कॉर्नर है उसको रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे लगा लीजिए, तो आप स्वतः सीधे हो जाएंगे। करके देखिए। एक कुशन लीजिए, कुशन को बिल्कुल आपके हिप जॉइंट पे, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी, जहां आपका रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, बिल्कुल उस जगह ऐसे ट्रायंगल में लगाइए, बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल आपके हिप जॉइंट में। तब आप देखेंगे कि आप सीधा हो पाएंगे। ठीक है, दूसरा, जैसे हनुमान जी बैठते थे उस आसन में बैठे तो भी ठीक है, दोनों पैरों को फोल्ड करके स्ट्रेट बैठे, ठीक, तो भी आप देखेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। तो दिन में 40 मिनट रीढ़ की हड्डी सीधी करने की प्रैक्टिस करें। ये सारे काम के लिए आपको अलग से समय नहीं निकालना है। ठीक, हम आपको वो भी बताएंगे। तो बस आप इसको क्या कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। ठीक, दिन में 40 मिनट ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको फ्लो महसूस होता है, विच यू लव डूइंग द मोस्ट। जैसे गार्डनिंग, जैसे रीडिंग, जैसे सिंगिंग, जैसे म्यूजिक, जैसे ड्राइंग, जैसे वॉटेवर। अगर आपको पढ़ने में मजा आता है, 40 मिनट रोज ऐसा काम करना जरूरी है जिसमें आपको मजा आता है। ये सारे काम एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करते हैं। सो लेट मी टेल यू, हमने क्या फॉर्मूला बताया, 40 40 40 40। 40 दिन तक क्या करना है, 40 मिनट की साधना। साधना कैसी करनी है, बैठो देखो, बैठो देखो, थॉट्स को जाने जाने दो। ठीक, 40 मिनट तक क्या करना है, कुछ पॉजिटिव पढ़ना है, सत्संग, कुछ रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, कुछ पॉजिटिव किताब पढ़िए। और 40 मिनट तक ऐसा काम करना है विच यू लव डूइंग द मोस्ट। ठीक है, तो जो व्हाट यू लव डूइंग द मोस्ट,
वो तो काम है ही नहीं, वो तो आपको रिफ्रेश हो जाएंगे आप। आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है, उसको कीजिए। तो 40 मिनट का एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, मैं 20 मिनट बच्चों के साथ खेलूंगा, पर फिर खेलते समय कुछ और नहीं सोचना। ठीक। तो इस तरह से जब आप इसको, और 40 मिनट सीधे बैठना है, कहीं भी बैठे हैं कोशिश करें 40 मिनट सीधे बैठे। ये सब आप करेंगे तो स्वतः आप देखेंगे कि हम इस अथह योगानुशासन के लिए तैयार होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स हैव ए क्विक रिकैप, हमने आज क्या बात की। तो दोस्तों हमने ये बात समझी, हमने इस बात को पढ़ा कि योग जो भारत की सनातन परंपरा में शुरू से रहा, हड़प्पा मोहन जोदाड़ो से लेकर तैत्तरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वार उपनिषद, भगवत गीता, हर जगह इसका उल्लेख आता है। हमने ये भी इसमें जाना कि जब भी हम योग का अध्ययन करें, हमें योग के अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वी शुड रिलाई ऑन द मैसेज, नॉट ऑन द टीचर मच। टीचर के व्यक्तित्व पे नहीं, हमारा फोकस मैसेज पे होना चाहिए। दूसरा, मीनिंग पे फोकस होना चाहिए, ना कि शब्द पे। तीसरा, रियल मीनिंग पे फोकस होना चाहिए, ना कि प्रोविजनल मीनिंग पे। और चौथा, विजडम माइंड से हमें पढ़ना है, ना कि ऑर्डिनरी जजमेंटल माइंड से। हमने इसके अतिरिक्त ये भी जाना कि ये जो योग सूत्र है, इसको सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वो सब क्वालिटीज होती हैं जो एक सूत्र में होनी चाहिए। सूत्र की क्वालिटीज हैं अल्पक्षरम, असन्निधम, सारवत, विक्षतो मुखम, अस्तोभम, अनुवध्यम। ये छह क्वालिटीज इसमें होती है। हमने जाना कि योग सूत्र 4 अध्यायों से मिलकर बना है, और ये जो चारों अध्याय हैं इनका नाम समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद है। समाधि, साधना और विभूति पाद में योग को निरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मन को, चित्त को स्थिर बनाने के लिए। और अंतिम जो चौथा अध्याय है उसमें कैवल्यम के लिए फोकस है। और जो शुरू के 3 अध्याय हैं उसमें समाधि के भेद पे चर्चा हुई है, योग के बहिरंगों पर, योग के अंतरंगों पर चर्चा हुई है, योग का अंतिम द्वार समाधि पे चर्चा हुई है, उसके साधना पर चर्चा हुई है, और साधना के फल क्या होंगे उस पर चर्चा होगी। अंतिम जो चौथा अध्याय है उसमें मोक्ष और लक्ष्य पे चर्चा होती है। पहले अध्याय में 51, दूसरे में 55, तीसरे में 55 और चौथे में 34, ऐसे 195 टोटल इसमें श्लोक हैं। फिर हमने ये बात की कि किस तरह से हम जब इस अध्ययन को शुरू करते हैं तो हमने देखा कि पहला जो डेफिनेशन है योग की, वो डेफिनेशन के अनुसार तो बहुत कम लोग ही योगी हैं जो जीव और ईश्वर एक हो गया है, जो ब्रह्मलीन हो गए बहुत कम है। पर जो साधक हैं उस परिभाषा से अगर हम शुरू करें कि किसी भी स्थिति में है वो साधना जो हमें समाधि की तरफ ले जाए, इस दूसरी परिभाषा से हम शुरू करेंगे, उसी को कहते हैं अथ योगानुशासनम। तो अथ का मतलब मंगलार्थ होता है और अधिकारार्थ होता है। मंगलार्थ मतलब इन्वोकेट करना अपने हायर सेल्फ को, अधिकारार्थ का मतलब मनोदशा और योग्यता होना। मनोदशा, महर्षि वेदव्यास ने कहा कि 5 तरह की मनोदशा होती है, क्षिप्त, गूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त का मतलब मंकी माइंड या रजस प्रेरित होता है, रेस्टलेस माइंड होता है। और गूढ़ का मतलब होता है ये माइंड, डोंकी माइंड, जो तामसिक माइंड होता है। और तीसरा इज विक्षिप्त माइंड, दैट इज अ बटरफ्लाई माइंड, और ये सत्व का प्रारंभ होता है, डिस्ट्रक्टेड माइंड होता है, अनस्टडी माइंड होता है, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। यहीं से शुरुआत होती है योग जिज्ञासा की, और इस तरह के पुरुष दैवीय पुरुष बनने के रास्ते पे अग्रसर होते हैं। चौथा हमने बात की एकाग्र, दैट इज फोकस्ड, सिंगल पॉइंटेड, यहां सत्व प्रगाढ़ होता है। और अंतिम इज निरुद्ध, जहां सत्व स्थापित होता है। और अंत में हमने इस पे भी चर्चा की कि हम इसको कैसे स्थापित कर सकते हैं। हमने क्वेश्चनियर से समझा, नियमित दिनचर्या रखें, फूड हैबिट्स पे काम करें, 8 घंटे सोएं, 6 बजे उठें, 10 बजे सो जाएं, दिन में ना सोएं, 10 मिनट का नैप लें, 3 बजे के बाद कॉफी ना पिए, सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं, 5 सेंसेस के बारे में ज्यादा फोकस्ड रहें, अच्छा इनपुट्स लें, नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करें, ऐसा कुछ ना बोलें जो हम जीवन में नहीं चाहते। डेली 40 मिनट सेल्फ टॉक करें, मेडिटेट करें, सेल्फ टॉक में ऑब्जर्व करें खुद को, थॉट्स को ऑब्जर्व करें, साक्षी होकर देखना शुरू करें, इंस्टॉल करें 40 मिनट पॉजिटिव थॉट्स को सत्संग से या कुछ भी किताबों से। डू समथिंग पॉजिटिव, मल्टीटास्किंग अवॉइड कीजिए, 40 दिन की प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रेट बैठिए, पिलो, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे पिलो लगाइए, 40 मिनट
तक फ्लो में मेंटेन रहिए। तो 40 दिन के लिए 40 मिनट की साधना, 40 मिनट फ्लो, 40 मिनट स्ट्रेट बैठना और 40 मिनट का सत्संग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।